सोचिए 26 जनवरी 1950 की सुबह आप सोकर उठते हैं और आपको पता चलता है कि बिना किसी फॉर्म भरे आपको रातों रात भारत का ऑफिशियल नागरिक घोषित कर दिया गया है। 1947 के बंटवारे के भारी रायते के बीच जब सरकारी कागजात गायब थे और उलझनें चरम पर थी, तब संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 5 का एक ऐसा वीआईपी एंट्री गेट तैयार किया जिससे भारत की जमीन पर मौजूद लोगों को नागरिकता का ब्लू टिक मिल गया। लेकिन क्या यह फ्री एंट्री वाकई इतनी आसान थी या इसके पीछे कुछ हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस भी थी? तो आइए समझते हैं आर्टिकल 5 के इस दिलचस्प कानूनी ड्रामे को। जैसा कि हम सब जानते हैं, नागरिकता एक कानूनी स्थिति है जो व्यक्तियों को किसी विशेष देश या राष्ट्र राज्य के भीतर कुछ अधिकार, विशेषाधिकार या फिर कह लें कि जिम्मेदारियां प्रदान करती है। लेकिन 1947 में भारत का विभाजन होता है और उसके बाद बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है। इस परिस्थिति ने हालात ऐसे बना दिए थे जैसे किसी हॉस्टल में अचानक चेकिंग हो जाए और सबको समझ में ही ना आए कि कौन किस कमरे का है। संविधान सभा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि बिना किसी आधुनिक डेटाबेस या पासपोर्ट ऑफिस के रातों रात करोड़ों लोगों को ऑफिशियल सिटीजन कैसे बनाया जाए। इसीलिए संविधान के भाग 2 यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक को एक तरह से तत्काल नागरिकता खिड़की की तरह तैयार किया गया। ये प्रावधान अस्थायी नहीं थे। दरअसल संविधान के भाग 2 के अनुच्छेदों में उन्हीं लोगों के नागरिकता की चर्चा की गई है जो आज़ादी के समय देश का नागरिक बन चुके थे या फिर बनने वाले थे। अब नज़र डालिए अनुच्छेद 5 पर और इसे एक बार खुद से पढ़िए। जैसे ही आप इसे पढ़ेंगे आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि अनुच्छेद 5 केवल संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता को परिभाषित करता है। उसके बाद क्या होगा उसके बारे में यह कुछ नहीं बताता। ऐसा इसीलिए क्योंकि भविष्य में नागरिकता को विनियमित करने की शक्ति अनुच्छेद 11 के माध्यम से संसद को सौंपी गई है। यानी कि संसद कानून बनाकर यह तय करेगी कि किसको नागरिकता मिलेगी और किसको नहीं। और इसी का इस्तेमाल करते हुए संसद ने साल 1955 में नागरिकता अधिनियम भी बनाया, जिसे कि अब तक कई बार संशोधित किया जा चुका है। अब फोकस करिए अनुच्छेद 5 पर। अनुच्छेद 5 के तहत 3 में से किसी भी एक शर्त को पूरा करने की स्थिति में उस समय के भारत में डोमिसाइल्ड व्यक्ति को यानी कि अधिवासित व्यक्ति को भारत का नागरिक मान लिया गया। पहले शर्त के तहत ऐसे व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था और वही रह रहा था उसे भारत का नागरिक मान लिया गया, भले ही उसके माता पिता की जो नेशनैलिटी है वो कुछ भी क्यों न रहा हो। कुल मिलाकर यह था नागरिकता का वीआईपी बाय बर्थ ऑफर। यानी आपने भारत की धरती पर जन्म लिया तो बधाई हो, अब आपके माँ बाप चाहे मंगल ग्रह के हों, संविधान आपको तुरंत भारतीय घोषित कर देगा। दूसरे शर्त के तहत भारत में रह रहा ऐसा व्यक्ति जिसका खुद का जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं हुआ था लेकिन उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ था, उसे भारत का नागरिक मान लिया गया। इसे आप कह सकते हैं नेपोटिज्म का सही संवैधानिक इस्तेमाल। अगर आप खुद बाहर पैदा हुए तो कोई बात नहीं, मम्मी या पापा में से किसी एक का इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट स्वाइप कीजिए और नागरिकता हासिल कीजिए। इसी तरह से तीसरे शर्त के तहत कोई भी व्यक्ति जो स्वयं या उसके माता पिता दोनों ही भारत में नहीं जन्मा था लेकिन संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा था और जो भारत में अस्थायी रूप से निवास भी करना चाहता था, उसे संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक माना गया। यह नागरिकता का 5 ईयर फ्री ट्रायल पीरियड था। अगर आप 1950 से पहले 5 साल तक भारत के समोसे, चाय और यहाँ का माहौल झेल गए तो संविधान ने मान लिया कि अब आप यहीं के हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता प्राप्त करने की जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वो है भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करना। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ये डोमिसाइल या अधिवास आखिर होता क्या है जिसका जिक्र इस अनुच्छेद में किया गया है। तो आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। देखिए, अधिवास या डोमिसाइल वह लीगल कॉन्सेप्ट है जो किसी व्यक्ति को एक विशिष्ट क्षेत्रीय विधिक प्रणाली से जोड़ती है। कहने का अर्थ है कि अधिवास का अर्थ केवल भौगोलिक उपस्थिति नहीं है
बल्कि यह एक व्यक्ति का उस स्थान के साथ अस्थायी कानूनी संबंध होता है। अब अधिवास को सिद्ध करने के लिए दो चीजें होनी आवश्यक होती है। पहला है निवास यानी कि फैक्टम, और दूसरा है अस्थायी इरादा यानी कि एनिमस मेनेंडी। कानून की भाषा में इसे समझना बहुत आसान है। फैक्टम का मतलब है आपका शरीर कहाँ है और एनिमस मेनेंडी का मतलब है आपका दिल कहाँ है। यह बिल्कुल आजकल की सिचुएशनशिप जैसा है। अगर आप दिल्ली या मुंबई में किराए के मकान में 10 साल से रह रहे हैं, लेकिन आपका सपना गांव में ही बसने का है, तो कानून की नज़र में आपका फैक्टम तो है लेकिन एनिमस गायब है, यानी कि आप वहाँ रह तो रहे हैं पर उसे परमानेंट घर नहीं मानते। लुइस डी राइट बनाम भारत संघ और केदार पांडे बनाम विक्रम शाह जैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल निवास पर्याप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर कई वर्षों तक रहता है लेकिन उसका इरादा वहां अस्थायी रूप से बसने का नहीं है, तो उसे अधिवास नहीं माना जा सकता। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बहुत कम समय के लिए किसी स्थान पर है लेकिन उसका इरादा वहां अनिश्चित काल तक रहने का है, तो उसे हम अधिवास कहेंगे। अब ये जो अधिवास है, इसको मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से प्रत्येक का अनुच्छेद 5 के संदर्भ में एक विशेष महत्व है। तो ध्यान से इसे समझिएगा। जो पहली श्रेणी है उसे हम कहते हैं डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन, जन्मजात अधिवास। प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के समय यह अधिवास कानून द्वारा प्राप्त होता है। यह पिता के अधिवास या माता के अधिवास पर आधारित होता है। यह अधिवास बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है और यह तब तक बना रहता है जब तक कि व्यक्ति स्वेच्छा से इसे त्याग कर नया अधिवास प्राप्त ना कर ले। जो दूसरी श्रेणी है उसे हम कहते हैं ऐच्छिक अधिवास या डोमिसाइल ऑफ चॉइस। कोई भी वयस्क व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी स्वतंत्र इच्छा से एक नया अधिवास प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे पुराने अधिवास को छोड़ने और नए स्थान पर अस्थायी रूप से बसने का बस प्रमाण देना होता है। जो तीसरी श्रेणी है उसे हम कहते हैं निर्भरता का अधिवास, डोमिसाइल ऑफ डिपेंडेंस। यह उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिनके पास अपना अधिवास चुनने की कानूनी क्षमता नहीं होती है, जैसे कि बच्चे। उनका अधिवास उनके अभिभावकों के अधिवास के साथ बदलता रहता है। अब यहाँ पर एक थियरी आती है जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिवाइवल, अधिवास की पुनर्बहाली। कानूनन एक व्यक्ति कभी भी अधिवास के बिना नहीं रह सकता। यदि कोई व्यक्ति अपने अधिवास को छोड़ देता है और अभी तक उसने कोई नया अधिवास प्राप्त नहीं किया है, तो उसका जन्मजात अधिवास स्वतः पुनः प्रभावी हो जाएगा। इसे ही हम पुनर्बहाली का सिद्धांत कहते हैं। कहने का अर्थ है कि आप कानूनी तौर पर लावारिस नहीं घूम सकते। अगर आपने अपनी पुरानी अधिवास छोड़ दी और अभी तक कोई नई मिली नहीं है, तो कानूनन आपका जो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन है वो आपके पीछे हमेशा से खड़ा रहेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फ़ोन में ऑटो रिस्टोर का बटन दबाना। अभी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 5 क के तहत ऐसे व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा, उसे भारत का नागरिक मान लिया गया। तो ये जो जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता मिलती है उसे हम कहते हैं जस सोलाई, जन्म स्थान का सिद्धांत। सरल शब्दों में कहें तो जस सोलाई का मतलब है जहाँ गिरे बूंद वहीं बने गृहस्थ, यानी जमीन का रिश्ता या मिट्टी का रिश्ता। यानी कि जिस जगह पर उस व्यक्ति का जन्म हुआ है, बाय डिफॉल्ट वो वहाँ का नागरिक बन जाएगा। अनुच्छेद 5 का इस सिद्धांत का ही प्रतिबिंब है। चूंकि संविधान लागू होने के बाद भी जन्म से नागरिकता देना था, इसीलिए नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 को जब आप पढ़ेंगे तो आपको यही व्यवस्था वहाँ भी मिलेगी। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 5 ख के तहत भारत में रह रहा ऐसा व्यक्ति जिसका खुद का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं हुआ है, लेकिन उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ था, उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो ये जो वंश के आधार पर नागरिकता की व्यवस्था है, इसे हम कहते हैं जस सैंग्विनिस, वंश का सिद्धांत या रक्त का अधिकार। आसान शब्दों में कहें तो जस सैंग्विनिस का मतलब है डीएनए टेस्ट वाला प्यार, यानी जन्म कहीं भी हो, रगों में भारतीय खून है या पारिवारिक संबंध है, तो फिर आ जाइए, आपका भी भारत में स्वागत है। चूंकि संविधान लागू होने के बाद भी वंश के आधार पर या रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता देना था, इसीलिए नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 4 को जब आप पढ़ेंगे तो यही व्यवस्था आपको
वहाँ भी मिलेगी। अब चलिए जाते जाते आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जिसे आप चाहे तो याद रख सकते हैं। मोतीलाल नेहरू समिति ने जस्ट सोलाई के उदारवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया था। उनका मानना था कि मिट्टी का अधिकार नस्लीय या जातीय पहचान से ऊपर होनी चाहिए। दूसरी बात, अमेरिका या स्विट्जरलैंड जैसे देशों के विपरीत जहां नागरिकों के पास संघ और राज्य दोनों की नागरिकता होती है, भारत में प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक होता है। तीसरी बात कि आपको पता है कि संविधान सभा के बहस के दौरान डॉक्टर PS देशमुख ने एक संशोधन प्रस्तावित किया था जिसमें यह मांग की गई थी कि प्रत्येक हिंदू या सिख, चाहे वह कहीं भी रहता हो, उसे स्वतः भारत का नागरिक माना जाना चाहिए। उनका तर्क था कि पाकिस्तान के निर्माण के बाद भारत को हिंदुओं और सिखों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल के रूप में एक पहचान बनानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस विचार से पूरी तरह से सहमत नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकता के प्रावधान धर्म पर आधारित नहीं हो सकते क्योंकि यह आधुनिक संवैधानिक सिद्धांतों और न्याय के विरुद्ध होगा। अब ये जो चीज़ है ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि साल 2019 में नागरिकता अधिनियम में किए गए एक संशोधन के माध्यम से धर्म के आधार पर 3 देशों से आए हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी गई। वो देश था पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इसके बारे में मैं विस्तार से अलग वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वाली जो औपचारिकताएं हैं उसको अवश्य पूरा करें। मेरे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं अक्सर मीम्स शेयर करता रहता हूँ। मैं हूँ बीबी चौधरी और मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में।